जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डिफेंस क्रैकर विथ नवीन सर पे। आज से हम लोग ऑप्टिक्स की प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं। थ्योरी आपने पहले पढ़ ही ली होगी। देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है। अब ध्यान से समझना, हमने कई बार बताया है कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो पहले उसमें क्वेश्चन में कौन से नए वर्ड मिले उनको आप ध्यान से पढ़िए। जैसे यहाँ पर एक वर्ड मिला आपको, क्या? दर्पण। पहला क्या मिला आपको यहाँ पर? दर्पण, जिसके बारे में हमें विशेष से जानकारी करनी है। दूसरा मिला यहाँ पर प्रकाश और तीसरा मिला है पार्श्व परिवर्तन। ठीक, तो जब तक क्वेश्चन की डिटेल में आप सीखोगे नहीं तब तक उसके ऑप्शन कर पाना आसान नहीं होता, ऐसा समझिए आप। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है दर्पण, तो पहले हमें दर्पण के बारे में जानकारी करनी है। दर्पण यानी जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग मिरर। अब दर्पण होता क्या है, दर्पण कैसे बनता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है, उत्तल दर्पण कैसे बनाता है और अवतल दर्पण कैसे बनाता है, ये सब जानकारी डिटेल से होनी चाहिए। अब जैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ पर दर्पण से, तो दर्पण के सबसे पहले आप प्रकार सीखिए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण में क्या क्या और सारी चीज़ें होती हैं। जैसे दर्पण का अगर हम आपसे एक प्रश्न करें कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो आपके मन में एक तुरंत जवाब आएगा, दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। लेकिन यहीं पर आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। दो प्रकार के तो होते, लेकिन कौन कौन से उनको आप समझिए। जैसे पहला यहाँ पर होता है प्लेन मिरर। पहला क्या करेंगे? प्लेन मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे समतल दर्पण। क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। और दूसरा यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण। ध्यान से समझना हर एक बात को। और एक चीज़ और खास याद रखो, अगर आपको फिजिक्स में अच्छा होना है, ध्यान से समझना, अगर आपको फिजिक्स में अच्छा होना है तो फिजिक्स को रटना बंद कर दीजिए, सीखना चालू करिए। जिस दिन से आप सीखना चालू कर दोगे, यकीन मानो फिजिक्स नाम का जो डर होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अगर हम आपसे कहें कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर इसके दो प्रकार बनेंगे, जिसको हम लोग पहला यानी कॉन्वेक्स मिरर, पहला कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और दूसरा कॉनकेव मिरर। दूसरा क्या रहेगा? कॉनकेव मिरर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अब गलती आपने क्या की थी कि जैसे ही दर्पण की बात आती, दर्पण कितने प्रकार के, तो आप लोगों का जवाब आता है दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वो काम हम लोग लेंस में करेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ पर प्रकार तो दो हैं, ध्यान से समझिए, प्रकार तो यहाँ पर दो हैं, लेकिन एक प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, दूसरा स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण और कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, जैसे एक आपका पॉइंट आया है प्रकाश और दूसरा पार्श्व परिवर्तन, ये क्या होता है और कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब समझिए ध्यान से। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? प्रकाश। दूसरा क्या आता है? प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है इसके बारे में भी समझिए। देखो, प्रकाश आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर ये सारी लाइटें जल रही हैं तो हम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन लाइटें बंद कर दें तो क्या हमको कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसका मतलब प्रकाश के सहारे से हम लोग देखते हैं। हमारे आंखों में कोई ऐसा पावर नहीं है जिससे हम बिना प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकें। समझ रहे हो ना बात? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक, और बाकी प्रकाश की बहुत सारी डिटेल में चर्चा होगी आगे प्रश्नों में। और दूसरा यहाँ पर आया जिससे आपका मेन क्वेश्चन बना है, क्या? पार्श्व परिवर्तन। ये क्या होता है? ये नई चीज आ गई। अब देखो ध्यान से, जो उत्तल दर्पण होता है आपका और अवतल दर्पण और आयताकार दर्पण, समतल दर्पण, सबसे पहले आप इंग्लिश में इनको समझ लीजिए।
इनके क्या नाम होते हैं? जैसे उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इनका यूज कहाँ होता है अभी चर्चा करेंगे। दूसरा लिखा हुआ अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर हो गया। ठीक, अभी हमने डिटेल से इसको आपको बताया था कि प्रकार में कैसे क्या होता है प्लेन मिरर। और ये है आयताकार दर्पण यानी रेक्टेंगुलर मिरर। रेक्टेंगुलर मिरर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? पार्श्व परिवर्तन, तो इसका आंसर जो है आपका वो डी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? पार्श्व परिवर्तन का मतलब समझिए। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन, यानी बायां भाग दाईं ओर दिखाई दे और दायां भाग बाईं ओर, उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। और इसको ऑप्शन जो है आपका वो डी सही हो जाएगा, यानी समतल दर्पण। अब ध्यान से समझिए, कभी जरूरी थोड़े ना है कि हमेशा समतल दर्पण का ही क्वेश्चन आएगा। दूसरा जैसे उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण को पहले हम लोग डिटेल से समझेंगे। ध्यान से समझना। पहले यहाँ पर आप हेडिंग बना लीजिए कॉन्वेक्स मिरर। हेडिंग क्या बनानी है आपको? कॉन्वेक्स मिरर। जो लोग रजिस्टर और पेन लेके नहीं बैठे, कॉपी या पेन लेके नहीं बैठे, तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इनमें और कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल, तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइए। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है समझना ध्यान से। देखो, सबसे पहले तो उत्तर और अवतल में अंतर समझिए कि ये दोनों किसके भाग हैं? स्फेरिकल मिरर, यानी ये गोलीय दर्पण के भाग हैं। अब होता क्या है, गोलीय दर्पण का ऐसा भाग जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश होती है। अंदर की तरफ क्या होती है? पॉलिश, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? और बीचों बीच में एक आप लाइन खींच लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश वाले भी आप लोग लिखते रहो, मुख्य अक्ष। अब समझना ध्यान से, यानी कभी खोखले गोले का हम लोग ऐसा भाग काटें कि उसके अंदर की तरफ हम लोग पॉलिश कर दें और बाहर का जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए। जैसे समझना ध्यान से, यहाँ पर समझना क्या है, ये वाला जो है आपका ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक, अब पॉलिश होती क्या है कि ये भी क्वेश्चन बन जाता है डिफेंस में। पॉलिश होती है क्या है कि लाल ऑक्साइड की पारे अथवा चांदी की कलाई, इन दो चीज़ों को जब आप पॉलिश करोगे तब ये पॉलिश्ड सरफेस से दूसरे तरफ का वाला ये जो हुदा है इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंग्लिश में आप लिख लीजिए। अब होता क्या है कि इसमें प्रकाश किरणें पड़ती हैं और बाहर की ओर मुड़ जाती हैं। ध्यान से समझना, यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हम 25 क्वेश्चन की लिस्ट लेके आए हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एनडीए में पूछे गए हैं, और जैसा कि आप देख रहे होंगे एसएससी वगैरह में भी फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं। समझना क्या है, इसमें आपको दो चीज़ें केवल समझनी है। कितनी चीज़ें समझनी है? दो। एक तो जब वस्तु अनंत पर होती है, ध्यान से समझना, वस्तु अनंत पर होती है। ठीक, क्वेश्चन बनता है कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा बनता है, यहाँ पर दो ही पॉइंट होते हैं खास, वस्तु अनंत तथा ध्रुव। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में होती है, बीच में होती है। यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब समझना इनके आंसर कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले कह रहा है वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब जैसे ये है, इसका यहाँ पर कहीं फोकस होगा F, और इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको आप फोकल पॉइंट या फोकस बोल सकते हो। अब ध्यान से समझना, एक आपने रिलेशन अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F = R/2। अब ध्यान से समझिए कि जब इसमें वस्तु अनंत पर रखी जाती है, अनंत आप इधर कहीं मान लो, ठीक, ये आपकी कोई वस्तु है
जो इनफाइनाइट यानी अनंत पर रखी हुई है। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट जब आप सीख जाओगे, क्वेश्चन कैसा भी घुमाकर पूछा जाए गलत नहीं होगा। न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज़ है कि आप कैलकुलेशन करके कहीं तक सही कर सकते हो, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब तक आप थ्योरी को सही से समझोगे नहीं तब तक आपके गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है कहाँ बनता है, फोकस पर। ध्यान से समझिए, जब वस्तु अनंत पर होगी तब कहाँ रहेगा, प्रतिबिंब फोकस पर। और यहाँ पर लिख लीजिए P, यानी ये होता है पोल, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। तो पहले जो क्वेश्चन का आंसर है, वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। दूसरा पूछा जाता है कैसा बनेगा, तो ये हमेशा बनता है वस्तु से छोटा, छोटा या बहुत छोटा, वस्तु से छोटा, या आप ऐसे लिख सकते हो बहुत छोटा। ठीक, साथ ही साथ सीधा और आभासी। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी अब उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर की वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। वस्तु से बहुत छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। दूसरा कह रहा है वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में होती है। अब ध्यान से समझो, अनंत आपका ये है, ध्रुव आपका ये है, इसके और इसके बीच में इतनी जगह में आप वस्तु को यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, वस्तु को आप कहीं भी रखोगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस तथा ध्रुव के बीच में यानी इस बीच में कहीं भी बन जाएगा। ठीक है ना, जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु से बहुत छोटा, सीधा और आभासी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। और बनेगा कैसा उसको भी समझ लीजिए। अब यहाँ पर आप बहुत छोटा वर्ड नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर लिखोगे छोटा। ऐसा लिखोगे, छोटा, सीधा और आभासी। ठीक, बहुत बार आपके एनडीए या एयरफोर्स में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो ये इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चर्चा हो गई आपकी उत्तल दर्पण की। ठीक, दो ही पॉइंट होते हैं, पहला जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में तो प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच में। ठीक, और बनता कैसा है, मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, छोटा, सीधा, आभासी। और जब अनंत पर होगी बहुत छोटा, सीधा और आभासी। इसका क्वेश्चन एक एनडीए में पूछा गया था, आगे हम लोग उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, यानी हम लोगों ने जो चर्चा की है उत्तल दर्पण की। ठीक, उत्तल दर्पण में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कैसा प्रतिबिंब बनता है और कहाँ पर रखने पर कैसा बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अब चर्चा करेंगे किसकी, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर की। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें पूरी 6 कंडीशन बनती हैं। और यकीन मानो अभी वो जब हम आपको समझाएंगे तो वो पूरी 6 की 6 कंडीशन आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, एक साथ आप पूरी 6 कंडीशन सीख जाओगे। मतलब हमारा यही कि आपको फिजिक्स को रटना नहीं है, फिजिक्स को सीखना है। और क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको सिखाते हुए चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए चर्चा करते हैं हम लोग किसकी, दूसरा अवतल दर्पण। तो अब आप हेडिंग यहाँ पर बना लीजिए, क्या, अवतल दर्पण। हेडिंग क्या बनानी है आपको, अवतल दर्पण। इंग्लिश में, इंग्लिश वाले लिख लीजिए आप कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए। अब कॉनकेव मिरर जो होता है इसमें हम लोग पॉलिश करते हैं। ध्यान से समझो, पहले तो आप ऐसे एक कटा हुआ गोले का भाग बना लीजिए। कॉनकेव मिरर जो होता है यानी अवतल दर्पण, इसमें पॉलिश बाहर की तरफ करते हैं। पॉलिश कहाँ होती है, बाहर की तरफ। अब पूरी वो 6 कंडीशन आप तभी सीख पाओगे जब आप इसको थोड़ा डिटेल से समझोगे। इसको M1 और M2 बोल दिया। बीचों बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसको हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसको, मुख्य अक्ष। अब इसके सभी सिंबल लिख दीजिए। ठीक, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर जो होता है इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव यानी पोल। इसके थोड़ा आगे आप यहाँ पर मान लीजिए फोकस को। ठीक, फोकल पॉइंट या फोकस बोल देते हैं। इससे इतनी ही दूरी पर आप C बना दीजिए यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोलते हैं, यानी वक्रता केंद्र। और यहाँ पर आप कहीं इनफाइनाइट मान लीजिए।
अब देखो 6 कंडीशन बनती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है और ज़्यादातर लोगों से गलत हो जाता है। आपको गलत नहीं करना है, आप सीखिए और यकीन मानो सीखने के बाद आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो समझे यार, समझना क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम वस्तु को ऐसे बना लीजिए आप, इसको हमने ए और बी वस्तु मान लिया, ठीक। पहले हम वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, अनंत पर। ध्यान से समझना एक एक बात को, पहले हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। जब आप वस्तु को अनंत पर रखोगे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनता है आपके फोकस पर। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका प्रतिबिंब, ठीक। ध्यान से समझिए। अब हम लोग एक एक कदम बढ़ाकर वस्तु को ध्रुव की ओर लाएंगे और प्रतिबिंब हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। मतलब समझो, पहली कंडीशन में क्या हुआ कि जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि अवतल दर्पण में यानी कॉनकेव मिरर में जब वस्तु अनंत पर होती है, ऐसे समझिए यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम, वस्तु जब कहाँ होगी, अनंत पर, तब उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक। एक प्रश्न तो ये बनता है आपसे। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा। ध्यान से समझिए, बहुत छोटा कामा उल्टा तथा वास्तविक, तथा वास्तविक। फिर से आप समझ लीजिए, सबसे पहले पॉइंट बनेगा कि वस्तु जब अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब अनंत का मतलब आप कॉमन सेंस लगाइए कि बहुत दूर। जब आप वस्तु को बहुत दूर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा, आप कॉमन सेंस लगाइए। इसका मतलब है जब वस्तु बहुत दूर होगी तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक। अब दूसरा पॉइंट समझिए क्या होता है, उल्टा को आप लिख लीजिए, इनवर्स्ड बनेगा। वास्तविक का मतलब रियल, इंग्लिश वाले लिखते जाइए आप लोग। और बहुत छोटा का मतलब हो गया हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे इसको, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। अब दूसरा पॉइंट समझिए, अब हमें क्या करना है, वस्तु को थोड़ा सा आगे करना है, ठीक। इसी में आप ढंग से समझ लीजिए। अब मान लो वस्तु को हमने यहाँ रख दिया, ध्यान से समझना, मेन बात आपकी यहीं से स्टार्ट हो रही है। ऐसे समझो, जब वस्तु को आपने अनंत पर रखा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। अनंत पर रखा यानी बहुत दूर, तो प्रतिबिंब कैसा बना, बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक। इतनी बात समझ गए। अब कहाँ रख रहे हैं हम लोग वस्तु को, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ये आपका सी है, वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अब हम लोग वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं। अब ध्यान से समझो, वस्तु को आपने थोड़ा सा ध्रुव की ओर किया तो आपका प्रतिबिंब जो है थोड़ा सा इधर हो जाएगा। हमने क्या बताया था, अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पर आ गई वस्तु। अब देखो लॉजिक आप लगाते चलो, इससे यकीन मानो आपको रटना नहीं पड़ेगा और आसानी से पूरे 6 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में आ गया। अब आप लोग दिमाग लगाइए, उसी दिशा में बन रहा है तो यहाँ पर तो हम लोग कुछ चेंजमेंट नहीं करेंगे। यानी समझने वाली बात क्या है कि अभी भी आपका उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यहाँ पर समझिए आपका बहुत छोटा ना बनकर अब बनेगा छोटा। कैसा बनेगा, छोटा। फिर से समझ लीजिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। अनंत मतलब बहुत दूर, यानी बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक। फिर वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में आ गई तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में आ गया। अब बनेगा कैसा, छोटा, उल्टा और वास्तविक। इतनी बात समझ गए। उसके बाद अब तीसरा पॉइंट समझिए, यहाँ पर स्टार बना दिया हमने डबल। तीसरे में आप देखो, पहले अनंत पर आए, फिर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में आए। अब आप कहाँ पर आएंगे, तीसरा स्टेप आप सीधे आ गए केंद्र पर।
ठीक है ना, वक्रता केंद्र पर। अब दिमाग लगाइए आप, जब वस्तु यहाँ पर थी तो प्रतिबिंब यहाँ पर, वस्तु को एक स्टेप आगे इन दोनों के बीच में रखा तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। अब आप दिमाग लगाइए, अगर आपने वस्तु यहाँ सेंटर पर रख दी है थोड़ा सा और आगे, तो आप अब यहीं से समझ जाइए कि इसका प्रतिबिंब भी तो यहीं बनेगा। यानी जब वस्तु अनंत पर तो फोकस पर, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। अब वस्तु आप कहाँ ले आए हो, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी वही। अब देखो पहले बना था बहुत छोटा, फिर बना छोटा, अब आ जाएगा बराबर। अब आपको क्या लिखना है, बराबर, यानी इक्वल बनेगा। बाकी दोनों कंडीशन सेम रहेंगे, यानी रियल बनेगा अर्थात वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। समझ गए बात को। अब तीसरी स्टेप हो चुकी है। अब वस्तु को थोड़ा और आगे ले जाओ, दिमाग लगाओ जरा, अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पर, अब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, अर्थात कहने का मतलब अब वस्तु आप यहाँ पर रख रहे हो। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब इधर आ जाएगा, तो प्रतिबिंब आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे समझ लीजिए आप, ये जो हमने रेड कलर से दिखाया है यहाँ पर अब प्रतिबिंब आ जाएगा आपका, और जो यहाँ पर हम लोग ब्लू कलर से देख रहे हैं यहाँ पर आपकी वस्तु है। ठीक, यानी इसका कॉम्बिनेशन इससे बन रहा है। जो लोग ढंग से समझ रहे होंगे, बात को सुन पा रहे होंगे, यकीन मानो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा। मतलब कहने का ये है कि जब वस्तु अनंत पर तो फोकस पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वस्तु भी वक्रता केंद्र पर आ गई, प्रतिबिंब भी वहीं आ गया। अब दोनों चीजें एक जगह पर आ गई, तभी यहाँ पर हमने लिख दिया बराबर। यानी कॉन्सेप्ट क्या बना, अवतल दर्पण में पहले बहुत छोटा उल्टा वास्तविक, दूसरे स्टेप में छोटा उल्टा वास्तविक, तीसरे में बराबर उल्टा और वास्तविक। चौथा पॉइंट, जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस में बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा। अब सोचिए आप, पहले बहुत छोटा हुआ, फिर छोटा, फिर बराबर, अब क्या आ जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पर लिख दीजिए अगली कंडीशन में बड़ा बनेगा, और बाकी दोनों कंडीशन सेम, उल्टा वास्तविक। बाकी दोनों कंडीशन सेम, कैसे, उल्टा और वास्तविक। समझ गए बात को। तो अब यहाँ पर हो गए हमारे पूरे 4 स्टेप। पांचवें में समझो, पांचवें में वस्तु कहाँ आ जाएगी आपकी, वस्तु आ जाएगी आपके फोकस पर। धीरे धीरे उधर बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। पहले अनंत पर रखा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, फिर वक्रता केंद्र पर रखा, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा। अब वस्तु आपकी कहाँ आ गई, फोकस पर। वस्तु आपकी कहाँ आ गई, फोकस पर। अब आप दिमाग लगाइए, प्रतिबिंब हमारा यहाँ तक आ चुका था, तो अब प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा, अनंत पर। यानी जब वस्तु फोकस पर होती है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर होता है। अब आप दिमाग लगाइए, फोकस पर और अनंत पर, बड़ा तो हो ही चुका था, तो अब जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो हो जाएगी यहाँ पर बहुत बड़ा। ऐसा हो जाएगा, बहुत बड़ा कामा उल्टा और कामा वास्तविक, उल्टा व वास्तविक। आई होप आप पूरे 5 पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। छठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 5 पूरे पॉइंट में हमेशा आपका कॉमन क्या रहता है, उल्टा और वास्तविक। ठीक है ना। अब वस्तु कहाँ पर, अब देखो यहाँ पर दूसरा स्टेप, यहाँ तीसरा स्टेप, यहाँ चौथा स्टेप, यहाँ पांचवा स्टेप है। अब वस्तु आ जाएगी आपकी यहाँ पर। यानी जब वस्तु को हम फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं, अब आप दिमाग लगाइए, प्रतिबिंब अनंत तक तो आ ही चुका था, तो अब ये बनता है बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे। अब यहीं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, और यहीं पर आपके डिफेंस में क्वेश्चन बनते हैं। आप समझिए 5 कंडीशन में उल्टा वास्तविक रहा, बाकी स्टेप बाय स्टेप उसका आकार बदलता जाता है। जैसे पहले बहुत छोटा था पहले नंबर में, दूसरे में छोटा हुआ, तीसरे में बराबर हुआ, चौथे में बड़ा हुआ, और पांचवें में बहुत बड़ा। अब ये बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो अब यहाँ पर आपका पॉइंट क्या चलेगा, अब ये हो जाएगा सीधा आभासी, सीधा आभासी और बड़ा। ठीक, अब यहाँ पर आप समझिए, यानी जो अवतल दर्पण है हमारा, इसमें हर टाइप की कंडीशन है, छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है,
बहुत छोटा भी बनाता है, बहुत बड़ा भी, और सीधा आभासी बड़ा भी। यानी तभी अवतल दर्पण की 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिनको हमने अभी आपको डिटेल में समझाया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में कम समझ में आएगा, लेकिन आप ये समझिए जो हमने चीज़ें समझाई है, तभी अलग अलग फिगर नहीं बनाया, एक ही में बताया, ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सको। तो यानी जब भी अवतल दर्पण में वस्तु को हम ध्रुव तथा फोकस के बीच में यानी यहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर, और कैसा बनेगा, सीधा आभासी बड़ा, क्योंकि अब ये दर्पण के पीछे आ गया। जब तक सामने रहोगे तब तक उल्टा और वास्तविक रहेगा। तो ये चर्चा हो गई दूसरे यानी अवतल दर्पण की। और तीसरा जो आपका लिखा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इन दोनों की चर्चा करते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसको यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। अब समझिए तीसरा क्या है आपका, आयताकार दर्पण। तीसरा क्या है, आयताकार दर्पण। अब देखो इसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता है, यानी बेडरूम वगैरह में या कमरे की सजावट, कमरे को डेकोरेटेड करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ खास नहीं है। और अगला था हमारा क्या, चौथा ऑप्शन समतल दर्पण। और समतल दर्पण को डिटेल में समझो, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर। अब देखो बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर समतल दर्पण से आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन आप ये समझो अगर आगे चल के उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण के क्वेश्चन आ गए तो अब आपको अलग से भटकना नहीं पड़ेगा। हमने दोनों की डिटेल में चर्चा की है। अब देखो समतल दर्पण क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। प्लेन मिरर, इंग्लिश में क्या होता है, प्लेन मिरर, और हिंदी में क्या बोल देते हैं, समतल दर्पण। तो यहाँ पर आप समतल दर्पण लिख लीजिए। अब देखो समतल दर्पण से कौन कौन से पॉइंट बनते हैं और कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। ठीक, पहला तो समतल दर्पण का यही जो आपका क्वेश्चन बना है कि जो समतल दर्पण होता है उसमें बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, यानी लेफ्ट वाला राइट साइड में और राइट वाला लेफ्ट। पहला पॉइंट यही समझ लीजिए, यानी जो लेफ्ट वाला है वो राइट साइड में दिखाई देगा और जो राइट वाला है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। ठीक है ना, जैसे फ़ोन वगैरह में हम लोग जब सेल्फी फ़ोटो खींचते हैं, अगर इस तरफ से मांग कड़ी हुई है तो इस तरफ की ओर नज़र आती है। समझ गए ना बात को, यानी जो ये लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट दिख रहा है इसी को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्जन। ठीक, अब उसके बाद समझिए दूसरा पॉइंट क्या होता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, आभासी बनाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, अगर समतल दर्पण में हमें किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, यानी अगर समतल दर्पण में हम अपनी पूरी इमेज देखना चाहें तो उसकी मिनिमम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ध्यान से समझिए, यानी कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से समझिए, अगर कोई व्यक्ति 6 फीट लंबाई का है तो जो दर्पण है, ध्यान से समझना, जो समतल दर्पण है मिनिमम 3 फीट का होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन अगर 3 फीट से छोटा है, ध्यान से समझिए, लेकिन अगर 3 फीट से छोटा है दर्पण तो व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखेगा जो 6 फीट का होगा, यानी कुछ ना कुछ ऊपर का हिस्सा या कुछ ना कुछ नीचे का हिस्सा जरूर छूट जाएगा। तो प्रतिबिंब समतल दर्पण में पूरा प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट बनता है कि आभासी, तो यहाँ पर हो गया, ये आभासी बनता है। साथ ही साथ समतल दर्पण में उसके बाद समझते हैं अगला पॉइंट क्या होता है समतल दर्पण में, कि ये बनाता है सेम साइज का। क्या बनाता है, सेम साइज का, यानी जो इसका आकार है वो कैसा रहेगा,
सेम यानी जैसी वस्तु होगी समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी वैसा बनेगा। और लास्ट वाला पॉइंट बनता है सेम डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर। बात समझ गए? इतने मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं समतल दर्पण की कि लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। जो मेन आपका क्वेश्चन था कि पार्श्व परिवर्तन किसमें होता है, तो आपका आंसर भी कौन सा सही हो गया, डी यानी समतल दर्पण। फिर कैसा बनता है, आभासी बनता है। अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कम से कम दर्पण आधी लंबाई का होना चाहिए, सेम साइज का बनाता है और सेम डिस्टेंस का, यानी हम दर्पण से जितनी दूरी पर होते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। और ये प्रैक्टिकल आप घर में अच्छे से कर सकते हैं। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, समझिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो दर्पणों को एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकाकर रखा जाता है। फिर कह रहा है तथा उनके बीच एक वस्तु रखी जाती है, बनने वाले कुल छवियों की संख्या क्या होगी, यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आसान क्वेश्चन है। इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि प्रतिबिंबों की संख्या n इक्वल 360 अपान थीटा। अब देखो यहाँ पर कंडीशन बनती है। देखो क्वेश्चन को करने से पहले, जैसे पहले क्वेश्चन में लगभग 25 से 30 मिनट लग गए हमको समझाने में, लेकिन सिर्फ वो पहला क्वेश्चन ही नहीं समझाया, साथ ही साथ उत्तल दर्पण के कॉन्सेप्ट, अवतल दर्पण के कॉन्सेप्ट, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, समतल दर्पण के। अब इन तीनों दर्पणों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप यकीन मानिए अगर सही से समझा होगा तो जरूर आप उसको सही कर पाओगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर 3 कंडीशन आप पढ़िए ध्यान से। कितनी कंडीशन पढ़नी है, 3। जब भी आप इसको सॉल्व करो, ध्यान से समझो, जब भी 360 अपान थीटा, जैसे इसमें थीटा इक्वल कितना दिया गया है आपको 60 डिग्री, अगर हल करने पर कोई इवन नंबर आ जाए, कैसा आ जाए, इवन नंबर आ जाए यानी सम संख्या, कैसा आ जाए, सम संख्या, तो उसमें हमेशा आप एक माइनस कर दीजिए प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए। जैसे अगर मान लो n का मान कुछ भी आ जाए, सम संख्या आ गया, मान लो 10 आ जाए, तो उससे एक कम कर दोगे तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 9। अगर मान लो n का मान 8 आ जाए तो उसमें एक कम कर दोगे, कितना हो जाएगा, 7। यानी जब भी इवन नंबर आए तो उसमें आप एक माइनस कर दोगे। जब भी ऑड नंबर आए, इसको भी ध्यान से समझिए, जब ऑड आए तो यहाँ पर लिखोगे नो चेंज, यानी ना कुछ घटाना है और ना ही कुछ जोड़ना है। और जब भी कोई भिन्न आ जाए दशमलव में, जैसे यहाँ पर आ गया 4.6, तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या 4 ली जाएगी, यानी दशमलव के बाद वाले का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अगर ऐसी कंडीशन बने, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे साथ में, आप इस फार्मूले और कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कैसा बनेगा उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन आ सकती है। अगर सम संख्या आए तो एक माइनस कर दीजिए, वही प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। अगर विषम संख्या आए तो नो चेंज। अगर कोई दशमलव में संख्या आ जाए तो दशमलव के बाद वाले से कोई मतलब नहीं होता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ही प्रतिबिंबों की संख्या ली जाएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। अब समझिए ध्यान से। अब जैसे क्वेश्चन क्या था, थीटा इक्वल कितना दिया गया है, 60। ध्यान से समझिए, थीटा इक्वल क्या दिया गया है, 60। अब प्रतिबिंबों की संख्या पूछिए आपसे, तो n इक्वल 360 अपान 60। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से आप 36 को काटोगे, कितना आ जाएगा, 6। अब आप ये बताइए कैसी संख्या है, एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या। सम संख्या में एक माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि प्रकाश की
किरण एक गोलाकार दर्पण पर सामान्यता पड़ती है। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R के मान क्रमशः हैं, और ये आपका एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। अब समझिए, गोलाकार दर्पण बोला, अभी हमने तभी पहले क्वेश्चन में आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया था। अब गोलाकार दर्पण, गोलाकार दर्पण आपके दो ही होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक, अब गोलाकार दर्पण जैसे मान लो ये है, ठीक, अंदर तरफ पॉलिश है। अब आप ही बताइए कौन सा दर्पण है? बाहर पॉलिश तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, अंदर पॉलिश तो कॉन्वेक्स। अब कह रहा है कि इस पर सामान्यता पड़ती है। अब प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और तो टकराकर ऐसे ही तो वापस जाएगी, यानी जैसे प्रकाश किरण आ रही वैसे जा रहा है, यानी इसमें I इक्वल 0 और R इक्वल 0, जो भी ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा। देखते हैं, पहला I 0 R 90 गलत हो जाएगा, दूसरा I 90 है फिर R 0 है, ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपतन कोण यदि 0 होगा तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। परावर्तन के दूसरे नियम में आपने पढ़ा होगा क्या, कि जो कोण I होता है वो सदैव कोण R के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो आपतन कोण है वो सदैव परावर्तन कोण, या जो परावर्तन कोण है सदैव, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये भी आपका एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। अब समझो, कह रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान से समझो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग में एक वस्तु को उससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। देखो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर सबसे पहले कह रहा फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए तो आपको निकालना क्या है? एफ का मान, यानी फोकस दूरी। फिर कह रहा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। जब भी आप वस्तु को रखो वो यू होता है, और कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस। ये माइनस क्यों होती है इसकी चर्चा भी हम डिटेल से करेंगे। और साथ में कह रहा है कि और दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर छवि बनती है, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको हम लोग v कितना दिया गया है? 24। अब देखो कुछ पॉइंट आप ध्यान रखो, कभी भी अवतल दर्पण बोले, ठीक, आप इसको चाहे ट्रिक समझ लीजिए और चाहे कॉन्सेप्ट, जैसे आपके माइंड में टिका रहा है। अवतल दर्पण में आप एक ऐसे समझ लीजिए, सब कुछ माइनस, ठीक, सब कुछ निगेटिव लेंगे, यानी जब भी अवतल दर्पण होगा सब कुछ कैसा रहेगा? निगेटिव। यानी फोकस दूरी अगर लेनी है आपको तो आप निगेटिव लोगे, अगर वस्तु की दूरी वो भी निगेटिव लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी वो भी निगेटिव लेंगे। यानी अवतल दर्पण में एफ, यू और वी तीनों निगेटिव। और अगर कहीं से उत्तल दर्पण, ध्यान से समझ लीजिए, अगर ये नहीं समझोगे आप तो यकीन मारो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती। उत्तल दर्पण में सिर्फ यू माइनस। ये क्यों होता है आप अच्छी तरीके से थ्योरी में पढ़ ही चुके होंगे, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है और प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर जाती हैं, चिन्ह परिपाटी का नियम जिसको बोलते हैं। तो यू आपका दोनों के लिए निगेटिव रहेगा, लेकिन अवतल दर्पण में अगर फोकस दूरी तो वो भी निगेटिव और प्रतिबिंब की दूरी वो भी निगेटिव। समझ गए बात को? और उत्तल दर्पण है तो केवल आपका यू निगेटिव रहेगा, बाकी दूरियां आप प्लस की लोगे। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। जैसे यहाँ पर समझते हैं ध्यान से, क्या क्या दिया गया था आपको? u का मान दिया गया है माइनस का 40 सेंटीमीटर, v का मान आपको दिया गया है माइनस का 24। माइनस क्यों लगा लिया? क्योंकि आपका दर्पण है अवतल यानी कॉनकेव मिरर। फोकस दूरी निकालना है, दर्पण का सूत्र आप भली बात सब लोग जानते हो, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक, अगर इसी के बीच में हम माइनस लगाते तो यही फार्मूला लेंस के रूप में कार्य करने लगता है। मान रख के बस सॉल्व कर दीजिए। 1/f इक्वल 1/v का मान कितना है? माइनस का 24 प्लस 1/u का मान कितना है? माइनस का 40। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 1/f इक्वल एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों में एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक, 24 का भाग 120 में दोगे 5 यानी -5 आ जाएगा, और 40 ये 3 आ जाएगा। तो 1/f इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस का 8/120। अब देखो ये 1/f इक्वल है, तो जब f इक्वल आप निकालोगे तो इसको रिवर्स कर दोगे, यानी 120/8। 8 का भाग दे दीजिए इसमें तो f इक्वल आ जाएगा, पहले तो आप माइनस लगा दीजिए, 8 एकम 8 कितना बचा?
4 और 8 पंचे 40, तो फोकस दूरी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब देखो फोकस दूरी निगेटिव आ गई क्योंकि अवतल दर्पण है, तो 15 सेंटीमीटर कौन सा है ऑप्शन, आप समझ ही गए होंगे, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। फिर से वही क्वेश्चन समझिए, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो जो वस्तु है वो 10 सेंटीमीटर की, हमने कहा कोई भी दर्पण हो उत्तल या अवतल यू आप हमेशा माइनस का ही लोगे। ठीक, आगे कह रहा है और वस्तु की छवि दर्पण से 30, छवि मतलब प्रतिबिंब, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और माइनस चिन्ह लगा देंगे। अवतल में सब कुछ माइनस, ऐसे आप याद रखो, जल्दी गलत नहीं होगा। फिर कह रहा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ध्यान दीजिए जरा, आर का मान पूछा है ना कि एफ का, तो पहले आप इसका एफ निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है दर्पण का, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। जब f आ जाएगा तो f बराबर r/2 लगा देंगे। अब समझिए, तो 1/f इक्वल 1/v का मान कितना है 30 रख दीजिए, प्लस 1/u कितना है -10। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 1/f इक्वल माइनस का 1/30 और ये प्लस माइनस माइनस 1/10। अब करेंगे क्या, 1/f इक्वल एलसीएम कितना हो जाएगा 30, इसको आप डिवाइड करोगे -1 और ये -3 आ जाएगा। ध्यान से समझना, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल माइनस का 4/30, तो f इक्वल हो जाएगा 30/4। इसको आप 4 से काट दीजिए, तो जब आप इसको काटोगे तो f इक्वल क्या आ जाएगा, -4 का भाग दोगे 30 में 7 और 4 पंचे 20, तो ये 7.5 आ गया। बहुत से लोग जल्दबाजी में आंसर ये टिक कर देंगे सी नंबर, यही गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिए, पूछा क्या गया आपसे, वक्रता त्रिज्या पूछी गई है। क्या पूछी गई है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, आप लोग पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, f बराबर r/2। अब अगर आपको r का मान निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f r इक्वल 2 इंटू एफ का मान कितना है माइनस का 7.5। इसको जब आप r निकालोगे तो माइनस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो लोग अभी भी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे, आप जब भी फिजिक्स पढ़िए ध्यान दीजिए, आप साथ साथ नोट करते रहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होती रहे और साथ ही साथ क्वेश्चन का आपके पास कलेक्शन एक अच्छा हो जाए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये जल्दी से आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, पढ़िए जरा। लिखा हुआ, प्रकाश की एक किरण 15 डिग्री के कोण पर परावर्तित होती है। ध्यान से समझिए, परावर्तन वाला रूल आपने पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर मान लो ये आपका एक दर्पण रखा हुआ है, ठीक, बीचों बीच में एक अभिलंब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अब ये जो किरण आती है, इस आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण और इस जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित। यानी ये होती है इंसिडेंट रे और ये होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से समझो, अब ये दोनों का नियम क्या होता है, जो परावर्तन का नियम हमारा कहता है कि ये जो आप आई मानते हो यानी आपतन कोण, और ये जो आर यानी परावर्तन कोण, तो जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अभी हमने पीछे डिटेल से बताया आपको, तो आप ये समझिए। फिर कह रहा है जो प्रकाश की किरण 15 डिग्री के कोण पर परावर्तित होती है, यानी यहाँ का जो एंगल आपको दिया गया है 15 डिग्री दिया गया है। ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ हल नहीं करना है। फिर कह रहा है कि आपतन कोण को 2 गुना कर दिया जाए। यहाँ पर समझिए, मेन बात आपसे क्या बोली गई है कि जो आपतन कोण है वो 2 गुना। आप समझो, जब आई और आर यानी परावर्तन कोण आपतन कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। अगर इसको 2 गुना किया अर्थात जो आपका आई है वो कर दिया गया 2 गुना, तो आर भी कितना हो जाएगा 2 गुना। समझ गए ना बात को। अगर किसी भी आपतित किरण
का जो एंगल बनाती है अभिलंब के साथ में, यानी ये जो आपतन कोण होता है, जैसा जैसा आप इसको बढ़ाओगे वैसे वैसे परावर्तन कोण भी कम या ज़्यादा होता रहेगा। दोगुना किया गया तो दोगुना हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री और लगा लीजिए। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? वो भी 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है वायु में प्रकाश की किरण किसी माध्यम के पृथक्करण पृष्ठ पर 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। ध्यान से समझिए, चैप्टर 2 का है आपके। वायु में प्रकाश की किरण किसी माध्यम के पृथक्करण पृष्ठ पर, यहाँ पर क्या दिया गया? 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अब आपतित का मतलब आपतन कोण, यानी आई का मान आपको कितना दिया गया है? 45 डिग्री। फिर कह रहा है 30 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है। ध्यान से समझिए, अपवर्तन कोण उसको भी आर से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया गया है? 30 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? आपसे पूछा गया है माध्यम में प्रकाश का वेग। तो एक चीज आप ध्यान से समझिए, क्या आपसे v का मान पूछा गया है? v बराबर होता है c/n, यानी प्रकाश की चाल में अगर हम लोग अपवर्तनांक का भाग दे दे तो वो माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाती। अगर आपको n नहीं पता होगा तब तक आप v नहीं निकाल पाओगे। n निकालने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या? स्नेल का नियम, जिसको बोलते हैं साइन आई बटे साइन आर। कई बार आपके डिफेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि स्नेल का नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें एक आपको इस प्रकार से मिलेगा, n इक्वल साइन आई बटे साइन आर। पहले से आप n का मान निकाल लीजिए, वही n का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, आसानी से v का मान आ जाएगा। चेक करते हैं। n इक्वल यहाँ पर रखिए साइन आई का मान 45 दिया गया, नीचे हो जाएगा साइन आर कितना दिया गया? 30। ध्यान से समझना इस बात को। तो n इक्वल साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का होता है 1/2। जब भी एक के नीचे एक लगातार 4 संख्या हो तो क्या होता है? बाहर का आप बाहर मल्टीप्लाई करा दीजिए और अंदर का अंदर, यानी n इक्वल हो जाएगा 2/√2। इस √2 से 2 को काटोगे तो n बराबर आ जाएगा √2। अपवर्तनांक आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि अपवर्तनांक क्या होगा, तो आंसर आपका √2 या इसका जो मान होता है 1.414 ये आपको मिल जाता है। लेकिन ध्यान से समझिए, आपसे ये दोनों बातें नहीं पूछी गई और आपसे कहा गया है कि v निकालिए। आप फार्मूला लगा दीजिए, v इक्वल c/n, और इसको आप सॉल्व कीजिए। c का मान 3 × 10⁸ और अपान n का मान कितना है? 1.41। आप यहाँ से दशमलव हटाओगे, ऊपर डबल जीरो बढ़ जाएंगे, यानी v इक्वल जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 300/141 × 10⁸। इसका आप भाग दीजिए, 141 2 बार जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, कितना बचेगा? 18। दशमलव लगाओगे और 1 2 और 10 की घात 8, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। आप समझ गए, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। और एक चीज़ समझिए, जब भी आप क्वेश्चन में देखो, एग्जाम में एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी, समय बचाने का प्रयास करना। जैसे आपने ऑप्शन में देखा, ये 1 से स्टार्ट, ये 3 से स्टार्ट, ये 3 से और ये 2 से, आपने भाग दिया, पहले क्या आ गया? 2। तुरंत आप इसको टिक कर दो, आगे पूरा डिटेल में हल करने की जरूरत नहीं, कुछ समय बचेगा। समय नहीं बचाओगे, समय बचाना एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो रेस में जीतता सिर्फ दौड़ने वाला नहीं है, जीतता वही है जो तेज दौड़ता है। अगर आप इस डिफेंस की रेस में तेज नहीं दौड़ोगे, यकीन मानो हर जगह से आपको थोड़ा थोड़ा समय बचाना, ताकि बाकी क्वेश्चनों में आप वो समय दे सको। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर। लिखा है वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः। देखो, पहला दिया गया वायु के सापेक्ष, ध्यान से समझिए, वायु के सापेक्ष जल, तो जिसके सापेक्ष का है वो पहले, और जल कह रहा है तो W हो जाएगा, और दूसरा कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है आप लोगों को कि किसको पहले करें किसको बाद में। अब देखो, वायु के सापेक्ष पहले जल लिखा है और फिर क्या लिखा हुआ है? कांच। तो वायु के सापेक्ष जब वो जल बोले तो W, जिसके सापेक्ष बोलता है उसको पहले रखते हैं। वायु के सापेक्ष बोले तो दोनों में वायु पहले। कितना मान दिया गया? पहला अपवर्तनांक दिया गया 1.3, यानी ये जल का हो गया, दूसरा कांच का यानी 1.5। पूछा क्या गया? कह रहा है जल के सापेक्ष। हमने क्या बोला? ट्रिक आप इसको समझ लीजिए कि जिसके सापेक्ष बोले उसको पहले लिखा है। यहाँ पर क्या है? जल के सापेक्ष। तो जल क्या यानी वाटर, WNG, इसका मान आपसे पूछा गया है।
ठीक, बड़े आसान फार्मूला है, आप केवल मान रख दीजिए। WNG बराबर क्या होता है, ANG अपान ANW। इसमें मान रख दीजिए ANG का मान कितना है 1.5 और 1.3। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1.5 अपान 1.3, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वर्डी किरण सतह के साथ 30 डिग्री कोण पर कांच के स्लैब पर आपतित होती है। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत